एलिसन ऑसवाल्ड एक क्राइम राइटर था जो रियल मर्डर केसेस पर किताबें लिखता था। एलिसन उन केसेस को ही चुनता था जिन्हें पुलिस नहीं सुलझा पाई थी और जो अनसुलझे रह गए थे। एलिसन ऐसी घटनाओं की तह तक जाता था और वो उन्हें खुद से ही सुलझा देता था। उसके बाद वो उन पर किताबें लिखता था। इस दौरान उसे जरूरत पड़ती थी तो वो उन वारदातों वाली जगह के बिल्कुल पास रहकर भी तहकीकात करता था। इस वजह से वो पुलिस वालों के बीच भी मशहूर था। पर इस बार तो एलिसन ने हद ही पार कर दी थी। वो एक मर्डर केस की तह तक जाने के लिए उसी घर में शिफ्ट हुआ था जहाँ कातिल को अंजाम दिया गया था। 1 साल पहले उस घर में एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया था, जहाँ माँ बाप और उनके 2 मासूम बच्चों को पेड़ से फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पर उस परिवार की सबसे छोटी बेटी स्टेफन लापता थी। उसकी ना कहीं लाश मिली थी और ना ही जिंदा होने का कोई सबूत। समय के साथ साथ उसे मरा हुआ मान लिया गया था। एलिसन अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसे पता था कि उसकी बीवी ट्रेसी ऐसी जगह पर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसलिए उसने उसे बिल्कुल अंधेरे में रखा था। जब एलिसन अपने सामान के साथ नए घर की लिविंग रूम में पहुंची तो उसकी नजर पीछे की यार्ड में लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ गई। कुछ सेकंड्स तक वो बस उसे देखता रहा। ये वही पेड़ था जहाँ 1 साल पहले एक पूरी परिवार को फांसी देकर मार दिया गया था। इसके बाद एलिसन कुछ पुराने सामान को एटिक में रखने गया। धूल और जाले से भरे एटिक में उसकी नजर वहाँ पर पड़े एक बॉक्स पर गई जो ठीक उसके सामने रखा था। जिज्ञासावश उसने वो बॉक्स को खोला और उसने पाया कि उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्टर और साथ में कुछ पुरानी फिल्म की टेप रखी थी। हर फिल्म टेप पर एक नाम लिखा था, फैमिली हैंगआउट, बारबेक्यू, पूल पार्टी, स्लीप टाइम और लॉन वर्क। उन टेप्स को देखकर एलिसन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने वो बॉक्स उठाया और सीधा अपने होम ऑफिस में ले जाकर रख दिया। रात के वक्त एलिसन अपने ऑफिस में मर्डर केस की फाइल्स और तस्वीरें निकालकर हर डिटेल्स को ध्यान से पढ़ रहा था। इनमें हत्या के बाद ली गई इस घर की तस्वीरें भी थी। तभी उसकी नजर एटिक की तस्वीर पर पड़ी जिसमें एटिक बिल्कुल खाली दिख रहा था। ये देखकर एलिसन को उस बॉक्स का ख्याल आया जो उसे एटिक में मिला था। उसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एटिक पूरी तरह से खाली था और हत्या के बाद यहाँ कोई रहने भी नहीं आया था तो ये बॉक्स यहाँ किसने रखा। एलिसन के मन में उस बॉक्स को लेकर फिर से जिज्ञासा जगी। उसने बॉक्स में रखी उन फिल्मों को देखने की ठान ली। उसने प्रोजेक्टर सेट किया और सबसे ऊपर रखी टेप फैमिली हैंगिंग आउट को प्ले कर दिया। फिल्म की शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली वीडियो जैसा लग रहा था जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे घर की यार्ड में साथ समय बिता रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। अगले ही सीन में माँ बाप और उनके बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े नजर आने लगे। सभी के चेहरे सफेद कपड़े से ढके हुए थे और गले में रस्सी का फंदा कसकर बांधा था। हर फंदे की रस्सी उस पेड़ की एक मजबूत डाली से बंधी थी। पेड़ की ताने की आड़ में छुपा एक शख्स चुपचाप उस डाली को आड़ी से काट रहा था और जैसे ही वो डाली करमरा कर टूटी, अगले ही पल सारे फंदे खींच गए और एक साथ सबको फांसी लग गई। उन सभी ने वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कातिल ने जिस बेरहमी से उस परिवार को मारा था वो किसी बुरे समझने से कम नहीं था। ये देखकर एलिसन कांप उठा। एलिसन के मन में कई सवाल उठे कि हत्यारे ने इस हत्या के वीडियो को क्यों बनाया। एलिसन ने अब दूसरी फिल्म बारबेक्यू देखनी शुरू की। इस बार भी सीन पर एक खुशहाल परिवार नजर आया जिसमें माँ बाप और 2 छोटे बच्चे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, कैमरे के सामने हंसता खेलता परिवार और एक परफेक्ट बारबेक्यू डे। लेकिन सीन बदलते ही अब वो परिवार एक कार में बंधा था जिसमें माँ बाप और एक बच्चा था, मगर सबसे छोटा बेटा गायब था। अगले ही पल किसी ने उस कार में आग लगा दी। अब वो परिवार चीख उठा जिसकी गूंज पूरे घर में फैल गई और ये चीख आप सुन सकते हो। उनकी दिल दहला देने वाली चीख स्क्रीन पर गूंज उठी और कुछ ही मिनट में ये सब राख में बदल गए। इस वीडियो को देखकर एलिसन की पसीना छूट गए। उसे तुरंत तीसरी फिल्म चलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। अगले सुबह एलिसन एक बार फिर अपने रिसर्च में जुट गया। इस बार उसने पूल पार्टी नाम की फिल्म प्ले की। शुरुआती सीन में एक परिवार पूल के किनारे एंजॉय करता नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही सीन में माहौल पूरी तरह से बदल गया। कैमरा अब एक टेबल पर टिक गया था जहाँ एक कांच का पॉट रखा था। उसके अंदर कोई हरे रंग का रहस्यमय लिक्विड नजर आ रहा था। कैमरे का एंगल शिफ्ट होते ही दिखा कि पूरी परिवार अब पूल के एक लूंजर में बंधा है। पर तभी लूंजर से बनी रस्सियां किसी ने एक बार खींचने शुरू कर दी और परिवार के सभी सदस्य पूल में गिरते चले गए। पानी के अंदर उनका दम घुटने लगा और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। लेकिन तभी एलिसन की नजर पानी पर गई जिसमें काले कपड़े पहने एक शख्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उस शख्स का चेहरा बहुत अजीब था, जिसे उसने कोई डरावना मास्क पहना हो। एलिसन स्क्रीन के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा, पर तभी प्रोजेक्टर में आग लग गई और रील का ओएस तक जल गया जिसमें एक शख्स की फुटेज थी। एलिसन ने किसी तरह प्रोजेक्टर में आग बुझाई। उसके बाद उसने रील के जले हुए हिस्से को काटकर फिल्म को फिर से प्ले किया और इस बार उसने अपने कैमकॉर्डर से फिल्म को रिकॉर्ड भी करने लगा। कैमकॉर्डर के जरिए डिजिटल कॉपी बनाने के बाद वो इसे अपने लैपटॉप में देखने की कोशिश करने लगा।
लेकिन इस रहस्यमय शख्स का चेहरा अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात एलिसन चौथी टेप स्लीपी टाइम प्ले किया, जिसमें एक बच्चा और माँ बाप अपने बिस्तरों में बंधे हुए थे। लेकिन फिर कोई शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसने एक धारदार हथियार से बारी बारी सबके गले काट दिए। ये मंजर बेहद डरावना और दर्दनाक था। एलिसन ने उस टेप की भी डिजिटल कॉपी बनाकर फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर फुटेज में दिख रहे दरवाजे के पास बने एक अजीब से निशान पर गई, जो किसी प्राचीन सभ्यता या किसी सीक्रेट कल्ट का सिंबल लग रहा था। उसने जब वीडियो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया तो उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। वो था साइंस फॉर किड्स सेंट लुइस। जब एलिसन ने सेंट लुइस में हुए कातिल के बारे में सर्च किया तो उसके सामने मिलर फैमिली के नाम आया, एक ऐसा परिवार जिसके सारे सदस्यों का गला काटकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था कि हत्या के वक्त 3 लोगों की लाशें मिली थी, लेकिन परिवार का सबसे छोटा बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था और तब से लेकर आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये जानकर एलिसन गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि कत्ल के बाद दोनों परिवार का एक बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता था। वो इस बात पर विचार कर ही रहा था, तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां गुल हो गई। सन्नाटे में एटिक से किसी के चलने की धीमी आवाजें सुनाई दी। एलिसन फौरन टॉर्च लेकर एटिक की ओर भागा, पर वहां जाने पर उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन तभी एलिसन को वहां पर एक ढक्कन जमीन पर पड़ा हुआ दिखा, जो शायद उसी बॉक्स का था जिसमें फिल्मों का टेप्स लगी थी। जब उसने वो ढक्कन उठाया तो उसके अंदर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी। जब उसने ध्यान से उस ड्राइंग्स को देखा तो वो चौंक गया। ये उन सभी मर्डर का सीन्स की ड्राइंग थी जो उसने टेस्ट में देखे थे, और हर ड्राइंग में मरे गए लोगों के नाम भी लिए थे। लेकिन एक और बात थी जो एलिसन को खटक रही थी। उन सभी ड्राइंग्स में मारे गए लोगों के अलावा और शख्स की ड्राइंग भी मौजूद थी, जिसका नाम लिखा था मिस्टर बूगी। एलिसन को लगने लगा कि इन ड्राइंग्स में जरूर उस कातिल का कोई सुराग छुपा है। वो ढक्कन उठाकर वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही एटिक की जमीन का एक हिस्सा अचानक टूट गया और वो सीधा जाके नीचे फर्श पर आकर गिरा। गिरने की आवाज सुनकर ट्रेसी दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। चोट से तड़पते हुए एलिसन ने हाँफते हुए कहा, पुलिस को बुला, मुझे लगता है कि इसी घर में कोई है। कुछ ही देर में लोकल डेप्यूटी वहाँ पहुँच गया। डेप्यूटी ने एलिसन को फर्स्ट एड दिलवाने के बाद चारों तरफ नजरें दौड़ाई और अपनी तहकीकात शुरू की। वो एटिक के टूटे हुए हिस्सों का मुआयने करते हुए बोला, तो आपने एटिक से किसी का कदमों की आवाज सुनी थी, है ना? एलिसन ने बताया कि जैसे ही लाइट गई उस एटिक से किसी के चलने की तेज आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब वो ऊपर गया वहाँ कोई नहीं था। डेप्यूटी ने उसे समझते हुए कहा, लाइट जाने के बाद सब कुछ डरावना लगने लगता है। हो सकता है वो आपका एक भ्रम हो। मुझे नहीं लगता कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत है। इतना कहकर डेप्यूटी वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे झिझकते हुए कहा, वैसे मैं आपका किताब केंट की ब्लड का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप ऑटोग्राफ दे सकते हो तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर एलिसन थोड़ा मुस्कुराया और किताब लेने के लिए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। डेप्यूटी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। ऑफिस में दाखिल होते ही डेप्यूटी की नजर दीवार पर गई, जहाँ हर तरफ तस्वीरें, नोट्स और चार्ट्स लगे थे। ये देखकर वह हैरान रह गया कि महज की किताब के लिए एलिसन ने कितनी गहराई से तहकीकात की थी। डेप्यूटी उसके जुनून से काफी इम्प्रेस्ड हुआ और उसे मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर एलिसन, इसलिए इस केस को सॉल्व करने के मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कॉल करना। दरअसल एलिसन को भी मदद की जरूरत थी, इसलिए एलिसन ने इस शर्त पर डेप्यूटी से मदद लेने को हाँ कर कि वो किसी से इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात नहीं करेगा। फिर एलिसन ने उससे कहा कि वो 2 केसेस की जानकारी जुटाए। एक 1998 का लुइस वाला केस, जिसमें एक परिवार का गला काट कर हत्या कर दी गई थी, और दूसरा 1979 का केस, जिसमें एक परिवार को कार में जिंदा जला दिया गया था। अगले दिन एलिसन ने एक बार फिर से वीडियो फुटेज को ध्यान से देखने का फैसला किया। इस बार जब उसने फैमिली हैंगिंग आउट वाली फुटेज दोबारा चलाई तो उसके नजर झाड़ियों के पीछे छिपे उसी डरावने शख्स पर पड़ी जिसकी परछाई उस पूल पार्टी वाले वीडियो में दिखी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। एलिसन ने फिर बारबेक्यू वाली टेप चलाई, जहाँ पूरे परिवार को कार में जलाया गया था, और वहाँ भी वही शख्स एक कोने में चुपचाप खड़ा दिखाई दिया था। एलिसन ये देखकर कांप उठा। उसने दोनों फुटेज से उस शख्स की तस्वीर निकालकर अपने ऑफिस की दीवार में टांग दी। उसी वक्त एलिसन को डेप्यूटी की कॉल आई। उसने बताया कि मिलर फैमिली जिनका गला रेत कर हत्या हुई थी और मार्टिनेज फैमिली जिन्हें जलाकर मारा गया था, उनके एड्रेस उसने ढूंढ लिए हैं। डेप्यूटी ने फिर एक चौंकाने वाली बात बताई कि मार्टिनेज फैमिली की हत्या के बाद उनके नए साल के बेटे उसी दिन लापता हुआ और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। एलिसन फोन पर बात ही कर रहा था, तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन पर पॉज किए हुए वीडियो में दिख रहा वो शख्स अचानक एलिसन की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। एलिसन की ध्यान जब तक स्क्रीन की तरफ जाता, वो शख्स वापस अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा हो गया जैसे वो पहले था। इसके बाद डेप्यूटी एलिसन को दोनों हत्याओं का केस बता
आने लगे। पर एलिसन ने जैसा ही मिलर फैमिली का एड्रेस सुना तो वो चौंक गया। उसने फोन रख दिया। उसने उसी पल स्टीवेंसन फैमिली, जो एलिसन से पहले इस घर में रहती थी, जिनकी पैर पे लटक कर मौत हुई थी, उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। उसने एक अजीब बात नोटिस की। स्टीवेंसन फैमिली इस घर में आने से पहले उस घर में रहती थी जहाँ मिलर फैमिली की हत्या हुई थी। एलिसन को लगता है इन हत्याओं का इस बात से कोई न कोई संबंध जरूर है। तब एलिसन को अपने स्क्रीन पर एक अनजान वीडियो फुटेज दिखी जो पहले वहाँ नहीं थी। उसने जैसे ही उसे प्ले किया वो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसी पल का वीडियो था जब वो रात में एटिक से नीचे गिर गया था। एलिसन सोचने पड़ गया कि आखिर ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया, लेकिन इस फुटेज में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उस वक्त उसकी आंखें देख नहीं पाई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक अजनबी हाथों ने एलिसन को चारों तरफ से पकड़ रखा था और वो उसे नीचे की तरफ धकेल रहे थे। ये देख एलिसन की रूह कांप गई। उसी रात जब एलिसन अपने बेडरूम में सो रहा था तभी उसे ऑफिस से प्रोजेक्टर चलाने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठा। ऑफिस के अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर उस प्रिंट आउट पर पड़ी जिसमें वो डरावना शख्स झाड़ियों के बीच से घूरता नजर आ रहा था। एलिसन ने प्रिंटर उठाया और ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। तस्वीर में दिख रही झाड़ियां दरअसल ऑफिस के खिड़की में सामने वाली झाड़ी थी। उसने जैसे ही तस्वीर हटाई, झाड़ियों के बीच में वही शख्स खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे तस्वीर में। ये देखकर एलिसन सन रह गया। एलिसन ने एक पल के लिए अपने पलकें झपकाई तो वो शख्स गायब हो चुका था। एलिसन को अब यकीन हो गया कि वो शख्स यही कहीं आसपास था और चुपचाप उन पर नजर रख रहा था। एलिसन ने तुरंत बेसबॉल बैट उठाया और टॉर्च लेकर बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था, पर चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अगली सुबह डेप्यूटी एलिसन से मिलने उसके घर पर पहुंचा। केस पर चर्चा करते हुए एलिसन ने डेप्यूटी को बताया कि ये हत्या 1970 से शुरू हुआ है। इस हिसाब से कातिल अभी कम से कम 70 साल का होगा। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है, हर बार पूरे परिवार को कोई नशीली चीज दी गई थी जो उन लोगों को बेहोश कर दिया था। लेकिन एक बात सबसे डरावनी है, हर बार मरने वाला परिवार का एक बच्चा लापता हो गया था और वो अभी तक नहीं मिला। और हर दफा हत्यारे ने जाते जाते अपने पीछे एक अजीब सा निशान छोड़ दिया था। एलिसन ने उस रहस्यमय निशान की तस्वीर डेप्यूटी को दिखाई। उसे देखते ही डेप्यूटी की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। उसने कहा, ये मामला मुझे कोई सीरियल किलिंग नहीं लग रहा, ये मुझे किसी कल्ट का सिंबल लग रहा है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो इस तरह की चीजों के लिए एक्सपर्ट है, शायद वो हमें इसका मतलब समझा सके। फिर उसी रात एलिसन आखिरी फिल्म की टेक देखने लगा। शुरुआत में वही जाना पहचाना सीन दिखा गया, खुशहाल परिवार साथ में वक्त बिता रहा है। परिवार में माँ बाप के साथ तो छोटी बच्चियां भी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सीन बदल गया और कैमरा लॉन की तरफ मुड़ गया जहाँ कोई फिल्म रिकॉर्ड करते हुए ग्रास कटर चला रहा था। अचानक सामने उस परिवार की महिला जमीन पर बंदी पड़ी हुई दिखी। ग्रास कटर बेरहमी से उसके ऊपर से चला दिया गया। ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। कुछ देर बाद एलिसन ने वीडियो कॉल के जरिए प्रोफेसर जोनस के साथ संपर्क किया। प्रोफेसर जोनस एक अनुभवी रिसर्चर थे जो कल्ट और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में रिसर्च करते थे। जोनस ने गंभीर आवाज में कहा, आपने मुझे जिस सिंबल की तस्वीर भेजी थी, दरअसल उसका ताल्लुक बेबीलोन की प्राचीन मान्यताओं से है। ये मान्यता एक दुष्ट शैतान से जुड़ी है जिसका नाम है बुघूल। ये एक ऐसा शैतान है जिसका शिकार खासकर बच्चे होते हैं। वो उन्हें पोजेस करता है और अपनी दुनिया में ले आता है। और आपने जितने भी केसेस के बारे में मुझे बताया उनमें एक बात ही कॉमन है, हर परिवार के कत्ल के बाद उनका एक बच्चा गायब हो गया था। एलिसन ने पूछा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब बघुल की करतूत है? इस पर जोनस ने बताया, हो सकता है कि बघुल की पूजा करने वाला कोई कल्ट इन हत्या को अंजाम दे रहा हो, लेकिन आपको कोई सुराग मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। ये मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं लगता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। ये सब जानकर एलिसन का दिल अब और भी बेचैन हो गया। उसके मन में ये डर गहराने लगा कि कहीं ये सब वाकई किसी पैरानॉर्मल ताकत की खेल तो नहीं है, कोई ऐसा डरावना सच जिसे उसने अब तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। एलिसन ने सोने से पहले प्रोजेक्टर और सारी टेप्स एक बॉक्स में रखी और ऑफिस को लॉक कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक बार फिर से प्रोजेक्टर के चलने की आवाज आने लगी। एलिसन चौंक कर उठ बैठा और ऑफिस की तरफ भागा। दरवाजा अभी बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी छानकर बाहर आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा था और सीन पर फैमिली हैंगिंग आउट वाली वही खतरनाक वीडियो चल रही थी। एलिसन को अब यकीन हो गया कि उनके अलावा इस घर पे और भी कोई मौजूद है, इसलिए वो बेसबॉल बैट लेकर घर में पहरा देने लग गया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके आसपास कुछ साया बना रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये उन बच्चों का प्रेत थे जो
गुमशुदा हो चुके थे। एलिसन उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी उसे महसूस हो रहा था। वो बार बार ट्रेसी और उसके बच्चों को कमरा चेक करने के लिए कहता है। किसी अनहोनी डर से एलिसन अपनी बेटी एशली को देखने उसके कमरे में गया। वो उसे गहरी नींद में सोया समझकर दरवाजा बंद करके वापस आ गया, पर एशली सोई नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी डर से कांप रही थी। उसकी नजरें एक परछाई पर गड़ी हुई थी। वो परछाई स्टेफेनी की थी। स्टेफेनी वो लड़की थी जो फैमिली हैंगिंग आउट केस में लापता हो गई थी। उसने एशली को चुप करने का इशारा कर रखा था। अगली सुबह ट्रेसी ने गुस्से में एलिसन को बुलाकर घर की दीवार दिखाई। वहाँ एशली ने एक बड़ी सी पेंटिंग बना रखी थी। एलिसन की नजर दीवार पर बनी पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक लड़की पेड़ से रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। एशली ने बताया, मैं पेंटिंग अपने कमरे में बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि वो कमरा उसके भाई का था। ट्रेसी ने हैरानी से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो एशली? एशली ने कहा, स्टेफनी के बारे में। ये घर पहले उसकी थी। डैडी उसी के परिवार के बारे में वही किताब लिख रहे हैं। उन सब की मौत इसी घर में तो हुई थी। जब ट्रेसी को पता चला कि वो उसी घर में रह रहे हैं जहाँ एक पूरी परिवार बेरहमी से मारा गया था, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पर एलिसन ने ट्रेसी को ये कहकर मना लिया कि बस कुछ ही दिनों का बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने वाली है। उसके बाद वो लोग उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उसी रात एक बार फिर एलिसन को प्रोजेक्टर के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी, पर इस बार जब उसने ऑफिस का दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ नहीं था। एलिसन और सारी टेप्स गायब थी। तभी उसका नजर छत की ओर गई। आवाजें अब ऊपर एटिक से आ रही थी। एलिसन ने जब सीढ़ियां चढ़कर एटिक में झांका तो वो सन रह गया। वहाँ 5 बच्चों की प्रेत बैठी थी और स्क्रीन पर फिल्म की टेप्स चल रही थी। उन बच्चों ने एक साथ एलिसन की ओर देखा और होठ पर उंगली लगकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अचानक अंधेरे में भूगोल का भयानक फेस एलिसन के सामने उभर आया। ये देखकर एलिसन बुरी तरह से डर गया और सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। इसके बाद वो प्रोजेक्टर और सारी फिल्म टेप्स भी एटिक से नीचे आ गिरी। एलिसन समझा चुका था कि उसने अनजाने में ही बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। इसके बाद उसका पाला किसी सीजे किलर से नहीं बल्कि खतरनाक शैतानी ताकत से पड़ा है। उसने बिना देरी किए प्रोजेक्टर और फिल्म टेप्स उठाई और बाहर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। तभी ट्रेसी भी घर से बाहर निकल आई। उसे देखते ही एलिसन ने घबराई हुई आवाज में कहा, सामान पैक करो, अभी कुछ भी समझने का वक्त नहीं है, हमने अभी ही यहाँ से निकलना होगा। ट्रेसी ने बिना वक्त गवाए सब कुछ तैयार किया। उसके बाद वो सभी फौरन उस घर से निकल गए और अपने पुराने घर की ओर रवाना हो गए। अगले दिन एलिसन ने पिछले घर से सारा सामान मंगवा लिया और परिवार के साथ मिलकर घर सजाने लगा। इस दौरान डेपुटी लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन एलिसन बार बार उसका कॉल इग्नोर कर रहा था। वो अब इस केस से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। एलिसन ने जब अपना लैपटॉप खोला तो उस पर प्रोफेसर जोनस का मेल आया था। एलिसन ने झट से जोनस को वीडियो कॉल किया। प्रोफेसर जोनस ने बताया, मुझे भूगोल के बारे में और कुछ पता चला है। भूगोल दरअसल तस्वीरों में रहता है और वो तस्वीरों के जरिए हमारी दुनिया में आता जाता है। जो भी उस तस्वीरों को देखता है भूगोल उसे पोजेस कर लेता है और फिर उसे भयानक काम करवाती है। खास तौर से बच्चे उसका आसान शिकार होते हैं। वो बच्चों को पोजेस करता है और उन बच्चों को अपने दुनिया में ले जाता है। ये सुनते ही एलिसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देरी किए उसने तुरंत अपने लैपटॉप में वो तमाम वीडियो फुटेज को डिलीट किया जो उस भूगोल से जुड़ी थी। कुछ देर बाद एलिसन एक्टिंग में कुछ सामान रखने गया, लेकिन वहाँ उसने जो देखा उसका कलेजा मुंह में आ गया। एक्टिंग में वही बॉक्स पड़ा था जिसमें उसे पिछले घर में फिल्म्स की टेप्स मिली थी। उसने झिझकते हुए बॉक्स से ढक्कन हटाया तो अंदर एक पैकेट रखा था जिस पर लिखा था एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स। इसका मतलब था कि अब भी फुटेज के कुछ हिस्से बाकी थे, वो हिस्से जो पहली फिल्म्स में नहीं दिखाए गए थे। एलिसन ने जैसे ही एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स की फुटेज प्ले की, सीन पर फिर से एक फैमिली हैंगिंग आउट वाला दृश्य में उभर रहा था, जिसमें स्टीवंस परिवार पेड़ से फांसी पर लटका हुआ था। लेकिन इस बार कुछ और भी था। अगली ही क्लिप में उनकी लापता बेटी स्टेफियन पेड़ से नीचे उतरकर दिखाई दी। ये देखकर एलिसन सन रह गया। इसका मतलब था कि उस हत्या को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका लापता बच्ची थी। नीचे उतरने के बाद स्टेफनी अपने मरे हुए पिता का पैर पकड़कर झूलने लगी। फिर वो कैमरे की ओर मुड़ी और सीधे उसमें देखते हुए चुप रहने को इशारा किया। बाकी फुटेज में वही पैटर्न था। हर वीडियो में लापता हुआ बच्चा अपने परिवार की हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा था। एलिसन अब समझ चुका था, जितने भी परिवार मारे गए थे उनके लापता बच्चे ही उनके असली कातिल है। भूगोल ने उन बच्चों को पोजेस करके उनसे ही वो हत्याएं करवाई थी। ये देखकर एलिसन के पसीने छूट गए। उसी वक्त डेपुटी का कॉल आया और इस पर एलिसन ने फोन उठा लिया। उधर से डेपुटी की घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर एलिसन, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था। जो जानकारी आपने उसे निकलवाने को कही थी उससे एक डरावनी बात सामने आई है।
और वो परिवार जो मारा गया उससे पहले कुछ समय उसी घर में रहा था जहाँ पहले किसी और परिवार की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। जैसे स्टीवंस परिवार उस घर में रहकर आए थे जहाँ मिलर परिवार की हत्या हुई थी, और मिलर परिवार उस घर में रहकर आए थे जहाँ डी लुजियोस परिवार की हत्या हुई थी। यानी कि जब कोई परिवार वारदात वाली जगह पर रहने जाते हैं तो हत्यारा उन्हें अपना टारगेट बना लेता है, और जब वो परिवार उस घर को छोड़कर किसी नए घर में शिफ्ट हो जाता है तब उनकी हत्या कर दी जाती है। मिस्टर एलिसन, आपने भी वही किया है। आपने स्टीवंस परिवार का घर छोड़कर इस खौफनाक कड़ी को आगे बढ़ा दिया है। एलिसन कुछ कहने ही वाला था पर उसका सिर घूमने लगा। उसने लड़खड़ाते हुए कॉफी मग की तरफ देखा। मग में वही हरे रंग की बेहोशी की दवा तैर रही थी जो एलिसन ने फिल्म के टेप में देखी थी। मग के नीचे उसकी बेटी एशली का नोट मिला जिसमें उसने लिखा था गुड नाइट डैडी। एलिसन को समझने में देर नहीं लगी कि एशली ने ही कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई है। एलिसन जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अपनी धुंधली पड़ती नजर के सामने उसने एशली को अपने सामने खड़ा पाया। वो उसे बेबस देखकर डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी। अगली ही पल एलिसन बेहोश हो गया। जब एलिसन को होश आया उसने खुद को फर्श पर पाया। उसके मुंह में टेप लगा था और उसके हाथ पर कसकर बंधे हुए थे। थोड़ी दूरी पर एलिसन की बीवी ट्रेसी और उसका बेटा ट्रेवर बेहोश पड़े हुए थे। तभी एशली अपने हाथ में कैमरा और कुल्हाड़ी लिए एलिसन के सामने खड़ी हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, घबराइए मत डैडी, मैं आपको और भी ज्यादा मशहूर कर दूंगी। एशली ने फिर अपने पूरे परिवार को फिल्माना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और बारी बारी से सबको मार डाला। उसने भी दरवाजे पर भूगोल का साइन बना दिया और आखिर में बॉक्स के ढक्कन पर अपने मर चुके परिवार की तस्वीर बनाई जिसमें उन्हें 3-3 हिस्सों में काटा हुआ दिखाया गया। फिर एशली जाकर प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई। धीरे धीरे स्क्रीन पर वो सभी मरे हुए बच्चे दिखाई देने लगे। वो सभी खामोश और बेजान नजरों से उसे देख रहे थे। तभी एशली के पीछे भूगोल आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बाकी बच्चे डर गए और भागने लगे। भूगोल ने धीरे धीरे एशली को उठाया और सीन के भीतर चला गया। वो सीन के जरिए एशली को अपनी दुनिया में ले जा रहा था जहाँ उसकी रूह बाकी बच्चों की तरह भूगोल की गुलाम बनकर रहने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। दरअसल भूगोल एक ऐसा शैतान था जिसे दूसरों की तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था। वो जिस परिवार को अपना टारगेट बनाता था उस पर तब भर करता था जब वो परिवार घर बदलने का कुछ बाद सुरक्षित महसूस करने लगता था। वो परिवार का सबसे मासूम बच्चे को चुनता था जिसमें किसी का शक नहीं जाए ताकि उस परिवार को आखिरी पलों में हैरानी, तकलीफ और मजबूरी देख सके। आखिर में उस बॉक्स में जिसमें फिल्म्स की टेप्स पड़ी हुई थी उसमें एक नई टेप जुड़ गई जिस पर नाम लिखा था हाउस पेंटिंग। इस टेप में एलिसन और उसके परिवार की मौत बाकी हादसों की तरह एक खौफनाक अंत वाली कहानी बन चुकी थी और ऐसे खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा के रखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा जल्दी आने वाला है। इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।